नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। उस रात अचानक से ज्योति जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी थी, जिसे सुनकर उसके घर के सभी लोग वहां पर उसके पास पहुंचे और ज्योति से पूछने लगे, क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? उसके चाचा ने ज्योति से पूछा, जिस पर ज्योति बस रोए जा रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी। उसने अपनी उंगली से खिड़की की ओर इशारा किया। सबने खिड़की की तरफ देखा पर वहां पर कोई भी नहीं था। ज्योति बेटा, क्या हुआ, कुछ देखा आपने वहां? उसकी मां ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, जिस पर ज्योति ने कहा, मम्मी वहां उस खिड़की पर चाची थी और वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो मुझे अपने पास बुला रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर उसके घर के सभी लोग चौंक गए। ज्योति की चाची यानी कि रेखा, पर यह कैसे हो सकता है? उसकी मौत हुए तो 1 महीना बीत चुका था। अभी घर वाले उसकी मौत से उभरे भी नहीं थे कि ये बातें सुनकर उन्हें फिर से वो दिन याद आने लगे। उस दिन सब चिल्लाकर किचन का दरवाजा पीट रहे थे और रेखा को रोक रहे थे। रेखा उस रात अपनी जान लेने के लिए खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर माचिस से खुद को जला लेती है। हालांकि उसके घर वाले किचन के उस दरवाजे को तोड़ देते हैं, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। किसी को पाने की चाहत क्या किसी को इतना ज्यादा अंदर से तोड़कर रख देती है कि वो इंसान खुद की जान ले ले। रेखा यानी ज्योति की चाची और ज्योति के चाचा सूरज की शादी हुए करीबन 8 साल हो गए थे, पर अब तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। लेकिन वहीं उसकी जेठानी यानी ज्योति की मां मंजू के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वो उन दोनों को भी अपने बच्चों जितना ही प्यार करती थी, पर उसका सपना था कि उसे भी एक बच्चा हो। उन्होंने अपना बहुत इलाज भी करवाया, पर अंत में उनके हाथ बस नाकामयाबी ही लगी। जब मंजू का पहला बच्चा हुआ था, अनुज, जो ज्योति से बस 2 साल बड़ा था, तब रेखा की सास ने उससे कहा था, तू चिंता मत कर, अगली बार जब मंजू पेट से होगी तो मैं उससे कह दूंगी कि वो अपना बच्चा तुझे दे दे। ये सुन वो बेहद खुश हो गई थी और उसे बस अब उस पल का इंतजार था जब मंजू दोबारा पेट से होगी। उसने इस पल के लिए 2 साल इंतजार किया और जब उसे खुशखबरी मिली तो सबसे ज्यादा ख्याल मंजू का रेखा ने ही रखा था, बिल्कुल ऐसे जैसे मंजू के पेट में उसका ही बच्चा है, क्योंकि उनकी सास ने कहा था कि वो ये बच्चा रेखा को दे देगी। और जब वो दिन आया कि फूल जैसी बच्ची इस दुनिया में आई और वो सब उसे लेकर घर आए, तो उसी समय रेखा ने मंजू के हाथ से उसे छीन लिया और उसके साथ खेलने लगी। रेखा की इस हरकत से मंजू घबरा जाती है और रेखा से उसे वापस ले लेती है और कहती है, रेखा ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो कि जैसे तुम इसकी मां हो? मंजू की इस बात पर रेखा ने उससे कहा, हाँ दीदी, तो मैं ही तो इसकी मां हूं, पूछो अम्मा से। उन्होंने कहा था जब अगली बार मंजू को बच्चा होगा तो वो मुझे दे देंगी। रेखा की ये बात सुनकर सब अम्मा की ओर देखने लगे। हाँ मंजू, अब तुझे तो पता ही है कि रेखा के पास कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए वो बहुत उदास रहती थी। तो मैंने उसे कहा था कि मंजू को जब अगली बार बच्चा होगा तो वो तुझे दे देगी। मंजू उसे दे दे, वैसे भी ये घर में रहेगी तेरी नजरों के सामने। रेखा को कोई भी बच्चा नहीं है, उसका भी जी करता है कि वो एक बच्ची को खिलाए, उसका ध्यान रखे और वो उसे माँ कहे। तू भी तो एक औरत है और एक माँ है, तू अच्छे से इसके दिल को समझती है। दे दे बच्चा, उसे दे दे। अम्मा की इस बात पर मंजू ने अम्मा से कहा, आपका दिमाग सही तो है ना? ये कोई मंदिर में बंटने वाला प्रसाद है जो हम किसी को भी दे दें? ये मेरी बेटी है, ये मैं किसी को भी नहीं दूंगी। और अगर इसे बच्चे का इतना ही शौक है तो जाकर अनाथालय से ले ले किसी को गोद। इतना बोल मंजू अंदर चली गई। मंजू की इस बात से रेखा को बहुत गुस्सा आया। उसने कई बार घर में लड़ाइयां भी करी, पर आखिर में वो हमेशा हार जाती। पर फिर भी रेखा ने ज्योति को हमेशा ऐसे ही पाला जैसे कि वो उसकी खुद की बेटी हो। वो उसे खूब लाड प्यार करती थी और ज्योति भी अपनी चाची से बहुत प्यार करती थी। लेकिन ये सब चीजें मंजू को पसंद नहीं आती थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि रेखा उसकी बेटी उससे छीनना चाहती है। और फिर ऐसे ही एक दिन ज्योति ने रेखा को चाची की जगह मम्मी कह दिया, जिस पर उसकी माँ ने उसे बहुत मारा। और ये देखकर रेखा को बहुत गुस्सा आ गया कि उसने मेरी बेटी को कैसे मारा। उस वक्त वो संतान माया में इतनी खो चुकी थी कि उसने मंजू पर हमला कर दिया और वो उससे लड़ने लगी, जिससे सब इकट्ठा हो गए। ज्योति के चाचा ने रेखा को पकड़ा और जोर से थप्पड़ मारा। रोते रोते वो सीधा किचन में चली गई और उसने खुद को आग लगा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसकी मौत के बाद से ही घर में अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी। सबको ऐसा महसूस होने लगा कि उनके आसपास कोई है, खासकर ज्योति को, जो कि अभी मात्र 4 साल की थी और उसे अब अपनी चाची से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उस जले हुए चेहरे में वो हद से ज्यादा डरावनी लगती थी। धीरे धीरे कर वो ज्योति को ज्यादा दिखने लगी और कई बार तो घर के बाकी सदस्यों ने भी उसे देखा था। कई बार तो काले रंग की परछाई एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती
और कभी कभी छत से उतरकर नीचे रसोई में जाती। देर रात किसी के रोने की आवाजें किचन से आती थीं। इन सब हरकतों से उनके घर में डर का अंधेरा सा पसर गया था, जो इतना ज्यादा घना था कि कोई सोच तक नहीं सकता। अब धीरे धीरे रेखा ज्योति को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करने लगी थी। उसने कई बार ज्योति को मारने की कोशिश भी की थी, और जब ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो सबने मिलकर एक पंडित जी को घर पे बुलाया, जो उसकी आत्मा को शांति दे सके। पंडित जी ने घर में आते ही भांप लिया कि यहां पर कोई शक्तिशाली रूह मौजूद है, जिसे केवल महसूस करने पर ही उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत कर हवन कुंड लगाया और पूजा शुरू करी, पर हवन कुंड की अग्नि कई बार अपने आप शांत हो जाती, और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार हुआ। हवन बीच में ही रुक जा रहा था। थक हार कर पंडित जी ने एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया और हवन को पूरा किया। सबको लगा कि उसकी आत्मा शांत हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। कुछ दिन यूं ही गुजरे, बिल्कुल आम दिनों की तरह। जैसा घर पहले हुआ करता था वैसा ही हो गया था कि तभी घर की नौकरानी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। सब भागकर उसके पास आते हैं। उसका डर से बुरा हाल हुआ पड़ा था। पूजा, क्या हुआ? ज्योति की मम्मी ने पूछा। मेम साहब, इस शीशे के अंदर कोई है। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो मुझे देखकर कुछ कह रही थी। मेम साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अब से यहाँ काम नहीं करूंगी। सबको समझ आ गया था कि वो वापस आ गई है। फिर से उसने पहले की तरह घर में उत्पात मचा दिया, पर इस बार पहले से ज्यादा। अब वो घर फिर से डर के अंधेरे में डूबने लगा। अब उन्होंने उन पंडित जी की मदद से एक बड़े महाराज जी को बुलाया, और महाराज जी ने घर के अंदर आते ही उस आत्मा की तड़प और गुस्से को पकड़ लिया, और वो बोले, हमें यहां पर बड़ा हवन करना होगा। हमें किसी भी तरह से इस बच्ची को बचाना होगा। ये इस बच्ची को लिए बिना कहीं भी नहीं जाएगी। उन्होंने ज्योति की ओर इशारा किया, जिसे देखकर सब कोई डर गए। बाबा जी ने जल्द से जल्द हवन करवाया। बीच में बहुत बार रुकावट भी आई, पर वो हवन भी सफल नहीं हुआ। लेकिन बाबा जी ने किसी तरह से हवन को पूरा करवाया। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, पर अब मैं इसे अपनी असली शक्तियां दिखाऊंगा। ये बात सुन सब पीछे की ओर हुए। उन महाराज जी ने अपनी कमर कसी और हाथ में चंदन लगा और ध्यान लगाने लगे। थोड़ी देर बाद उस आत्मा ने अपना क्रूर रूप दिखाया। उसकी लाल सुर्ख आंखें, लंबे लंबे काले बाल, और उसका पूरा बदन जैसे जल रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये रूप देखकर सब डर गए। महाराज जी ने एक गुड़िया निकाली और रेखा पर वार किया। एक दो बार के बाद वो रोने लगी और कहने लगी, मुझे कुछ मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं कहीं जाना नहीं चाहती हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अपनी ज्योति के पास मैं उसे कभी भी कुछ नहीं करूंगी। हमेशा उसकी रखवाली करूंगी, और मैं किसी को डराऊंगी भी नहीं। मुझे ज्योति के साथ रहने दो। रेखा की इस बात पर पंडित जी ने कहा, अब आप सब बताइए कि क्या करना है। ये इतनी शक्तिशाली है कि मैं इसे यहां से भगा नहीं सकता, और वो चाहती है कि वो हमेशा ज्योति के साथ रहे। अब आप लोग देखिए कैसे क्या करना चाहते हो। जिस पर पूरे परिवार वाले वहीं पर सलाह मशवरा करते हैं और एक नतीजे पर आते हैं। वो कहते हैं, हमें मंजूर है, पर आप इससे कह दो कि ये ज्योति को कभी भी परेशान नहीं करेगी, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसा ये कह रही है कि उसके साथ रहेगी, उसकी रखवाली करेगी, तो ठीक वैसा ही करें। और ये घर में भी किसी को तंग नहीं करेगी, और ये अपना क्रूर रूप किसी को भी नहीं दिखाएगी। रेखा उनकी सारी बातें मानती है, और अब ज्योति के साथ हमेशा रेखा का साया रहता था, जो हर पल हर जगह उसे बचाती थी। क्लास में हो या बाहर कोई भी उसे कुछ कर नहीं पाता था। और अब ज्योति को अपनी चाची से डर भी नहीं लगता था, क्योंकि उसके सामने वो अपने क्रूर रूप में नहीं, बल्कि उस रूप में आती थी जिस रूप से उसे बहुत प्यार था। बहुत बार से हुआ था कि उसकी चाची ने उसे बहुत सी जगह बचाया था। एक तरह से ज्योति अपनी उस चाची को पाकर खुश थी, और मंजू ज्योति को पाकर। मेरा नाम अशोक है, और आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची और डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ मेरे दोस्त के घर में घटी थी। मेरे दोस्त का घर जिस जगह पर था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। बिल्कुल करीब तो नहीं, मगर हाँ, उस कब्रिस्तान और मेरे दोस्त के घर के बीच एक नाला बहता था। उस कब्रिस्तान के चारों तरफ ईंट की बाउंड्री बनी हुई। मैं कभी कभी अपने दोस्त के घर पर जाकर रुकता था। जब उसके घर पर कोई नहीं होता था तो मैं उसका साथ देने के लिए चला जाता था। लेकिन जिस रात ये घटना घटी, उसके बाद मैंने उसके घर जाना ही छोड़ दिया। दरअसल उस रात मैंने और मेरे दोस्त ने 4 बोतल बियर पी। उसके बाद हम दोनों सो गए। आधी रात के करीब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई और मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा मेरा दोस्त कमरे से बाहर जा रहा था। उस दरवाजे के सामने एक लंबा कॉरिडोर था और उसके आखिर में टॉयलेट था। मैंने सोचा मेरे दोस्त को पेशाब आ रहा होगा, इसलिए वो टॉयलेट जा रहा है, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि मुझे भी टॉयलेट जाना था। मेरे दोस्त ने टॉयलेट किया और फिर बिना मुझे देखे, मुझसे कुछ कहे, वो सीधा वापस कमरे की तरफ चल दिया। वो नशे में था।
नशा मुझे भी हो रहा था, इसलिए मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा और टॉयलेट में घुस के अपना काम करने लगा। टॉयलेट में एक छोटी सी खिड़की थी जो घर के पीछे वाले हिस्से में खुलती थी, वहीं जहां वो गंदा नाला था, और उसके पीछे एक कब्रिस्तान था। मेरी नजर कब्रिस्तान की बाउंड्री पर गई और मैंने उसके ऊपर किसी को बैठे हुए देखा। वो जो भी था इस तरह से बैठा हुआ था कि उसका मुंह हमारी तरफ ही था। मैं टॉयलेट से बाहर आया और एक बड़ी सी खिड़की के पास जाकर उसे देखने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे खिड़की में खड़ा देख लिया था। वो उस दीवार में खड़ा हो गया। तब मुझे पता चला कि वो कोई औरत थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो उस दीवार में चलने लगी, मगर उसका चेहरा मेरी ही तरफ था। मुझे साफ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था, मगर आसपास की रोशनी की वजह से थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। उसका चेहरा राइट साइड को था, यानी कि मेरी ही तरफ, मगर वो चल सामने की तरफ रही थी। तभी मुझे मेरे पीछे पानी गिरने की आवाज आई। मैंने झट से पलटकर पीछे देखा तो मैं एकदम से डर गया क्योंकि मेरे पीछे मेरा दोस्त खड़ा नाली में पेशाब कर रहा था। मैंने उसको कहा, अबे वो देख, वो औरत कौन है? मेरे दोस्त ने खिड़की की तरफ देखा और बोला, कौन सी औरत? मैंने वापस खिड़की से बाहर देखा, मगर वहां अब कोई नहीं था। मैंने वापस अपने दोस्त की तरफ देखा तो इस बार मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मेरा दोस्त उल्टे कदम चलता हुआ कमरे की तरफ जा रहा था, यानी कि उसका चेहरा मेरी तरफ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे ही घूर रही थी, मगर वो चल पीछे की तरफ रहा था। ये देखकर डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं कहीं भाग भी नहीं सकता था क्योंकि घर से बाहर जाने का रास्ता कॉरिडोर के उस तरफ था, और कॉरिडोर में तो मेरा दोस्त उल्टे कदम चल रहा था। जैसे ही मेरा दोस्त उल्टे कदम चलता हुआ कमरे में घुसा, मैं तुरंत दौड़ते हुए उसके घर से बाहर निकला और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और सीधा अपने घर आ गया। फिर अगली सुबह मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया और उसने मुझसे पूछा कि मैं उसके घर से उसे बिना बताए कब चला गया। तब मैंने अपने दोस्त को रात की घटना के बारे में बताया और ये भी कि वो खुद भी किसी भूत की तरह चल रहा था। तब मेरे दोस्त ने जो मुझे बताया वो सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने बताया कि उसके पीछे जो नाला है उसमें बहुत साल पहले एक अनजान औरत की लाश मिली थी और उस लाश का कोई नाम पता नहीं मिला, तो फिर उसको उसी कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया। कहते हैं कि वो उस कब्रिस्तान में अक्सर दिखाई देती है, मगर मेरे दोस्त ने या उसके घर वालों ने कभी भी उस औरत का भूत नहीं देखा। और दूसरी बात जो उसने बताई वो और भी ज्यादा डरा देने वाली थी, जिसका एक्सप्लेनेशन खुद मेरे दोस्त के पास भी नहीं था। और वो बात ये थी कि वो पिछली रात सिर्फ एक ही बार पेशाब करने के लिए बाहर आया था, और जब मैंने मेरे दोस्त को यकीन दिलाया कि वो दूसरी बार भी बाहर आया था और उसने नाली में पेशाब किया, तो मेरे दोस्त ने फोन में मेरे से बात करते करते ही अपना सीसीटीवी फुटेज चेक किया और मुझे बताया कि उस फुटेज में मैं खिड़की के पास खड़ा हूं और हवा में किसी से बात कर रहा हूं। और उसके बाद मैं डरा सहमा सा कॉरिडोर की तरफ देख रहा हूं और फिर डर कर भागते हुए घर से बाहर निकल गया। मैंने अपने दोस्त को समझाया कि मैं हवा में नहीं बल्कि उसी से बात कर रहा था और उसे ही अजीब तरह से किसी भूत की तरह चलता हुआ देखकर वहां से डर कर भागा था, मगर मेरा दोस्त मुझे कोई सफाई नहीं दे पाया और उस रात के बाद मैं दोबारा कभी भी उसके घर नहीं गया। आज भी मुझे वो घटना याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।